मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। मौसी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह मौसी का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी ये छुअन अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि मौसी मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनकी छुअन से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जैसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। फिर मौसी मुझे अपने घर ले गई। रात के 10 बज चुके थे। मौसी ने कहा, चलो अब लेट जाते हैं। बाहर सर्द रात गहरी हो रही थी और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर मौसी मेरे बिल्कुल करीब आ गई, या यूं कहें कि मुझसे चिपक ही गई। तो आइए दोस्तों, कहानी सुनते हैं। मेरा नाम राजू है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 23 साल है। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उनके गांव गया हुआ था। वैसे तो मैं शादी में नहीं जाना चाहता था, मगर मम्मी पापा ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। उसी गांव में मेरी एक दूर के रिश्ते की मौसी का घर भी था। उनका नाम टीना है और उनकी शादी को करीब 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई औलाद नहीं थी। मौसी भी उसी शादी में आई थी। मैंने उन्हें दूर से देख लिया था, लेकिन मौसी ने मुझे नहीं देखा। उनका बचपन भी हमारे गांव में ही बीता था, क्योंकि वो हमारे गांव के स्कूल में ही 12वीं तक पढ़ी थी। मुझे वो बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं मौसी को करीब 6 साल बाद देख रहा था। अपनी शादी के कुछ दिन पहले वो हमारे गांव में आई थी, लेकिन इस बार तो मैं मौसी को देखता ही रह गया। वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे मौसा से भी जलन होने लगी थी। उस दिन मैंने पहली बार औरतों के लिए आकर्षण महसूस किया था। मैं थोड़ा गुमसुम टाइप का हूँ और जल्दी किसी से खुलता मिलता नहीं हूँ, लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस दिन मौसी की खूबसूरती और उनकी जवानी ने मेरे मिजाज को ही बदल कर रख दिया था। मैं उनको बाहों में लेने के सपने देखने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में इस तरह के विचार आ रहे थे। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था। वो जहाँ भी जाती मैं उनको छुप छुप कर देखता रहता। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल को इतना मजबूर होते हुए देखा था। कुछ ही घंटों में मैं एक अच्छे भले आदमी से पागल दीवाना बन गया था। फरवरी का महीना था तो ठंड भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। रात के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। शादी का माहौल था, तो सोने की व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं इसी उधेड़ बुन में लगा था कि अब ऐसी सर्दी में रात कैसे कटेगी। लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मौसी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। मौसी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह मौसी का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी ये छुअन अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि मौसी मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनकी छुअन से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। तभी मौसी मुझसे अलग होते हुए बोली, राजू, तुम कब आए? मौसी, मैं तो दिन में आ गया था। क्या बात है राजू, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मौसी बोली। फिर मैंने मौसी को अपनी रात बिताने की समस्या बताई, तो वो बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है?
तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, तुम आराम से सो जाना। मैं खुश हो गया था और मौसी के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरी रात थी और साथ में रास्ता भी बहुत संकरा था। मौसी ने कहा, राजू मुझे अपना हाथ दे दो, अंधेरे में तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैंने अपना हाथ मौसी की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ अपने कोमल हाथों में लिया तो मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। अपने हाथ में उनका कोमल हाथ पाकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनके घर की तरफ बढ़ने लगे। उसी रास्ते से कुछ और लोग भी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। हमसे आगे कुछ ही दूरी पर 3-4 औरतें भी जा रही थीं और टीना मौसी के बारे में बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने कहा, निर्मला कल तुम्हारी बेटी की सगाई है, तुम टीना को मत बुलाना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। ऐसे शुभ मौके पर बांझ का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि आलोक को तो इसे तलाक दे देना चाहिए और दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। अंधेरी रात होने के कारण उन्हें इस बात का अभ्यास नहीं था कि हम भी उनके पीछे पीछे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही थी। उनकी बातें सुनकर मौसी ने मेरे हाथ को जोर से भींच लिया, जैसे कि वो किसी अजियत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हो। मुझे भी ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मौसी कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी ही देर में मौसी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था। फिर मैंने उनको रुकने के लिए कहा और वो रुक भी गईं। मैं उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, मौसी, आपको इन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप जानती हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है तो आपको दुखी भी नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी हैं, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा इतना कहते ही वो रोते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि राजू, ये आज की बात नहीं है, ये तो मेरे साथ होता ही रहता है। मेरा अब जीने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैंने फिर उनको अपने से अलग किया और उनके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मौसी, इस तरह की बात नहीं करते। मैंने उनको कई बार समझाया। कुछ देर के बाद वो शांत हो गईं। करीब आधा घंटे चलने के बाद आखिरकार हम घर पहुंच गए थे। मैं अंदर गया तो देखा कि मौसा घर पर नहीं थे। मैंने मौसी से मौसा के बारे में पूछा तो मौसी बोली, तुम्हारे मौसा किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं, वो 2-3 दिन में आएंगे। खाना तो हम शादी में खा ही चुके थे। तो मौसी ने जल्दी ही दोनों को बिस्तर बिछा दिया। ठंड बहुत थी तो हम दोनों अपनी अपनी चारपाई पर रजाई में घुसकर आपस में बात करने लगे। थोड़ी देर इधर उधर की बात करते करते मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया, मौसी, शादी के इतने साल बाद भी आपको अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनकर मौसी काफ़ी उदास हो गई और रुआं सी होकर बोली, क्या बताऊं राजू, तुम्हारे मौसा के अंदर ही शायद कोई कमी है। उन्होंने ये बात तो मुझे आज तक नहीं बताई, बल्कि ये बात उन्होंने मुझसे छुपाई है। जिस क्लिनिक में वो टेस्ट करवाने गए थे, वहाँ एक मेरी फ्रेंड काम करती है, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को इस तरह की प्रॉब्लम है। मैंने भी आज तक उनसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वो साधु महात्माओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन पर पैसा भी बहुत ज़्यादा लुटाते रहते हैं। कोई कहता है कि 6 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी और कोई साल के अंदर खुशखबरी मिलने की बात करता है। ये सब 6 सालों से चलता आ रहा है। एक ने तो अभी 3 महीने में ही खुशखबरी का वादा किया है। लेकिन राजू, मैं जानती हूँ कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। और इतनी बात कहते हुए मौसी रोने लगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी चारपाई से उठकर उनकी चारपाई पर जाकर बैठ गया। फिर अपने हाथों से मौसी के आंसू पोंछने लगा।
फिर मैं मौसी के आंसू पोंछने के बाद अपनी चारपाई पर वापस आने लगा तो मौसी मेरा हाथ पकड़कर बोली, राजू, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद कुछ कर बैठती। तुम बहुत अच्छे हो राजू, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, बहुत कम ही मर्द ऐसे होते हैं जो औरत के दर्द को और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तुम उनमें से एक हो राजू। मुझे ये सुनकर अच्छा लग रहा था। बात करते हुए मौसी मेरे हाथ को दबाए जा रही थी। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता था, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी उनको छू लूं, मगर मेरा विवेक मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुश नसीब होगी, क्योंकि तुम औरतों की इज्जत करते हो और उनकी भावनाओं को भी अच्छे से समझते हो। वो अपनी ही बातों में मशगूल थी, लेकिन अचानक ही उनका ध्यान मेरी तरफ गया। उन्होंने कहा कि इस सर्द रात में मैं बिना कुछ ओढ़े ही बैठा हूँ। फिर उन्होंने कहा, राजू, रजाई के अंदर आ जाओ, ठंड बहुत है। ये सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम दोनों रजाई के अंदर एक साथ थे। फिर उन्होंने कहा, सॉरी राजू, मैं तो अपना ही दुखड़ा रोए जा रही हूँ। तुम बताओ कुछ अपने बारे में, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी। मौसी बस जॉब की तलाश में ही गुजर रही है, मगर जॉब है कि मिलती ही नहीं। कोई बात नहीं राजू, अभी तो तुम्हारे पास लंबी ज़िंदगी पड़ी है, जॉब मिल जाएगी। मौसी फिर मेरे बिल्कुल करीब आ गई, या यूं कहें कि मुझसे चिपक ही गई। राजू, तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? विचार तो मौसी आते हैं, मगर कोई ऐसी मिली ही नहीं आज तक। फिर मौसी मेरी तरफ मुड़ गई। फिर उन्होंने कहा, राजू, तुम्हें किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए? मैंने भी तपाक से कह दिया कि बिल्कुल आपकी तरह चाहिए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरह ही क्यों चाहिए? क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं और समझदार हैं और एक अच्छे दिल की इंसान भी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, मौसी ने कहा। मौसी, मैं झूठ क्यों कहूँगा? काश आप मेरी नज़रों से देख पाती। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी नहीं मौसी, बहुत अच्छी लगती हो। अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि मौसी भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। बाहर सर्द रात गहराती जा रही थी और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर मौसी बोली, तुम पहले इंसान हो राजू, जिसे मुझ में इतने गुण दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बातों से मौसी को बहुत खुशी मिल रही थी। मिलती भी क्यों ना, हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। मैं मौसी से एक बात कहना चाहता था, लेकिन शब्द जुबान पर आते आते रुक जाते थे। लगता था कि मौसी कहीं मेरी बात को बुरा न मान जाए। पता नहीं क्यों मैं मौसी को हमेशा खुश देखना और उनके हर गम मिटाना चाहता था। फिर मैंने हिम्मत करके मौसी से बोल ही दिया, मौसी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप बुरा तो नहीं मानोगी? राजू, तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मौसी, मैं आपको औलाद का सुख देना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मौसी एकदम खामोश हो गई और मुझे भी कुछ घबराहट हुई। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, मौसी, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने गलत कह दिया है। नहीं नहीं राजू, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो। तुमने तो अपना समझकर ही मुझसे ये बात कही है। मैं तो राजू ये सोच रही हूँ कि ये गलत नहीं होगा क्या। फिर मैंने कहा, अगर बहुत कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा गलत किया जाए तो मेरी समझ से ये गलत नहीं होगा। फिर मौसी बोली कि राजू, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मौसी, आप सोच लेना। फिर हम दोनों सो गए थे।
क्योंकि अगले दिन मुझे बारात के साथ जाना था। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि 8 बजे मुझे बारात के साथ जाना था। जब मैं वहां से जाने लगा तो मौसी ने कहा, शाम को भी यहीं आना राजू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। फिर मैं बारात के साथ चला गया। मौसी उस दिन शादी में नहीं आई थी। रात के 9 बज चुके थे और मैं खाना खाकर मौसी के घर की तरफ चल पड़ा। मौसी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, राजू, आज मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी मौसी, मैंने कहा। फिर मौसी ने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीकर हम दोनों बेड पर बैठ गए। फिर मौसी बोली, राजू, मैं तुम्हारी कल वाली बात से सहमत हूँ। मैंने कहा, मौसी देखना, आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मौसी बोली, राजू, तुम्हारा ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी और आखिरी सांस तक तुम मेरे दिल में एक देवता की तरह बसे रहोगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समाते चले गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अगले दिन मौसी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैं भी उनको देखकर खुश हुआ था। फिर मौसी ने मुझसे कहा, राजू, तुमने मेरी हर तमन्ना पूरी कर दी है, इसके लिए थैंक्स। मौसी, थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी खुशी चाहता हूँ और भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें। इस तरह मैं मौसी के घर पर 2 दिन रहा और मैंने मौसी को हर खुशी देने का भरपूर प्रयास किया। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मौसी की आंखों में आंसू थे। मैंने उनको गले लगाया और उनसे दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से अपने घर रवाना हो गया। करीब 1.5 महीने बाद मुझे उनका फ़ोन आया। वो कह रही थी कि वो माँ बनने वाली है। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। दिवाली से कुछ दिन बाद मौसी को पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे को देखने जाऊं, लेकिन मौसी मेरे दूर के रिश्ते में थी, तो बिना कारण उनके घर जाना उचित नहीं लगा। उन दिनों स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे जो मैं अपने बेटे की तस्वीर भी देख पाता। आखिरकार 2 साल बाद एक रिश्तेदार की शादी में मौसी से मुलाकात हो गई। फिर मैंने वहां अपने बेटे को देखा। मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैं बहुत भावुक हो गया था, लेकिन मैंने किसी तरह अपने ऊपर काबू रखा। मौसी बहुत खुश थी और उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब